नमस्कार। फर्स्ट ईयर्स के बच्चों के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं और हाइड्रोकार्बन का पार्ट हम इसमें कवर करेंगे और वो सेकेंडरी के बच्चे जो भी फर्स्ट ईयर पास आउट होकर के सेकेंडरी में आए हैं वो भी ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। इसमें जो केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट होता है उसमें पीछे की तरफ कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और साथ में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी हम कवर करेंगे धीरे धीरे 1 बाय 1 करके कवर करते रहेंगे और इससे संबंधित वीडियो भी आपको समय समय पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज जो बात करेंगे वो है एल्केन्स के बारे में। ठीक, हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन मतलब दोज बाइनरी कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे द्विअंगी अणु या यौगिक जो केवल दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बने हों, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन। बाइनरी का मतलब होता है दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। ठीक है, द्विअंगी यौगिक है। द्विअंगी यौगिक मतलब उसमें बाइनरी कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब दो प्रकार के तत्व हैं। तो जैसे पानी भी बाइनरी होता है। ठीक है, H2, अमोनिया, मीथेन, H2S गैस, ये सब क्या है? बाइनरी है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें दो टाइप के एलिमेंट हों तो बाइनरी कहलाते हैं। 3 टाइप के हों तो टर्नरी, ऐसे अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ जो बात करेंगे वो हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, तो दो प्रकार के तत्व हुए, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन से बने द्विअंगी यौगिक। हम बोल रहे फिर से, कार्बन और हाइड्रोजन से बने द्विअंगी यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने द्विअंगी यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उनमें दो प्रकार की कैटेगरी है, एक खुली श्रृंखला के, एक बंद श्रृंखला के। ठीक है, जो खुली श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें फिर से फर्दर कैटेगराइज किया गया है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिचयात्मक एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हम बना रहे हैं इसका, एल्केन के बारे में, जिसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। संतृप्त मतलब इसमें कार्बन की चारों संरचनाएं सिंगल बॉन्ड से अटैच है, वहां कोई अनसैचुरेशन नहीं है। अनसैचुरेशन मतलब कोई पाई बॉन्ड वहां उपस्थित नहीं है। तो एल्केन्स के लिए क्या करते हैं? एल्केन्स, तो इसका बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, CnH2n+2। ठीक, एल्केन्स CnH2n+2। इस फॉर्मूले पर अगर आप देखेंगे तो कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगी और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, वहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमेशा वहां सिंगल बॉन्ड रहेगा, मतलब वहां पाई बॉन्ड नहीं है। तो CnH2n+2 मतलब अगर n बराबर 1 लिख दें तो फॉर्मूला बन जाएगा CH4, n बराबर अगर 2 लिख दें तो फॉर्मूला बन जाएगा C2H6, है ना। n बराबर अगर हम 3 लिख दें तो फॉर्मूला हो जाएगा C3H8। इस तरह से, ऐसे आगे भी 4, 5, 6 करके लिख सकते हैं आप। तो ये दीज आर द एल्केन्स, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? अब एक बात देखिए, ये जो एल्केन्स होते हैं इनका जो नॉमेनक्लेचर, इनको हम बोलते हैं पैराफिन्स। तो एल्केन्स का हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। पैराफिन्स बोलते हैं इनको, क्या कहते हैं? पैराफिन्स। पैराफिन मोमबत्ती भी बनाई जाती है, पैराफिन मोम से, पैराफिन वैक्स जो होता है उससे मोमबत्तियां भी बनाई जाती हैं। तो पैराफिन्स दो टर्म से मिलकर बना है। तो एक तो होता है पैरम का मतलब होता है लीस्ट, या कह सकते हैं लिटिल, मतलब बहुत कम। और एफिन्स इसको रिलेट कर दो आप एफिनिटी से, और एफिनिटी को रिलेट कर दो आप रिएक्शन से या रिएक्टिविटी से। ठीक है, मतलब ऐसे यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन, लीस्ट मतलब बहुत कम, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो बहुत कम सक्रिय होते हैं या जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है वो कहलाते हैं पैराफिन्स। वे हाइड्रोकार्बन जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, यहां आप नोट भी कर सकते हैं वैसे, वे हाइड्रोकार्बन जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है उन्हें क्या कहते हैं हम? पैराफिन। तो ये पैराफिन्स, ठीक है, पैराफिन्स का मतलब ये था कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। क्यों कम होती है ये आप सिंपली समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेशन नहीं है, तो सारे के सारे बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और बहुत ही इन बॉन्ड में बहुत टेंशन कम होता है। जब टेंशन कम होता है तो बहुत परफेक्ट बॉन्ड होते हैं और इसीलिए ये कम रिएक्टिव होते हैं। तो जो एल्केन्स होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है,
हाँ, इसमें एक बात ज़रूर कह सकते हैं यहाँ पर कि जो इनकी रिएक्टिविटी है वो मोस्टली इनके जो रिएक्शंस आप देखेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादातर बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन पर, मतलब प्रतिस्थापन से संबंधित इनके रिएक्शन ज़्यादा मिलेंगे आपको। इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, मतलब एडिशन नहीं होगा, मतलब कोई चीज़ ऐड नहीं करेगी। जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सबसे स्पेसिफिक जो रिएक्शंस होती हैं वो एडिशन रिएक्शन अर्थात योगात्मक अपक्रियाएं होती हैं, जबकि सिंगली बॉन्डेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके लिए जो सबसे स्पेसिफिक रिएक्शन होती है वो प्रतिस्थापन अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कह सकते हैं आप उन्हें। ठीक है, तो अब अगला हिस्सा इस पैराफिन्स का, एल्केन्स का देखो। इसका जो आउटलाइन है पहले हम नामकरण बता देते हैं, नाम कैसे लिखेंगे आप। ठीक है, तो एल्केन नाम दिख रहा है आपको, यही पैटर्न है सीधा, एल्केन बेसिक एल्क और इसमें लगाना है एल्केन। तो अगर एल्क मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, तो अगर एक कार्बन है तो आप नाम लिखेंगे मेथ और इसमें जोड़ दीजिए एन। ठीक, अगर 2 कार्बन है मतलब C2H6 तो ये हो जाएगा एथेन, एथ एन कर दीजिए। 3 कार्बन है तो C3H8, तो 3 कार्बन के लिए जो एल्क होता है, एल्क जो होता है वो प्रोप होता है और इसमें जोड़ दीजिए आप एन, तो ये हो गया प्रोपेन। ठीक, अब थोड़ा सा हम एक दो नॉमेनक्लेचर थोड़े बड़े कंपाउंड के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आ गया, IPSC नॉमेनक्लेचर का ये पैटर्न है। अब इसमें इसका नाम लिखना है तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप, तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि सबसे पहले आप कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करिए, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनाव करिए जो भी कंपाउंड दिया एज मच एज पॉसिबल। तो अगर आप काउंटिंग करें यहाँ पर तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 1 2 3 4 आपको कार्बन की सबसे लंबी चेन मिलेगी 4 कार्बन की। तो चाहे इधर से काउंट करो, चाहे इधर से काउंट करो, चाहे इधर से, ठीक, कार्बन की 4 लंबी श्रृंखला मिलेगी। जब नंबर ऑफ कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आप आइडेंटिफाई कर लें उसके बाद आप देखिए क्या इसमें कोई साइड चेन ऐसी है जो बच रही हो। तो अगर हम नंबर यहाँ देते हैं 1 2 3 4 तो ये जो मेथिल ग्रुप है, दिस इज द एल्किल ग्रुप, मेथिल ग्रुप, इसे हम साइड चेन भी कह रहे हैं। ये साइड चेन हमारी रूट में नहीं आएगा, दिस इज द पेरेंट नेम। जो बेसिक लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन होगा इन अ गिवन कंपाउंड वो आपका रूट नेम हो जाएगा, ठीक, या पेरेंट नेम कह सकते हैं आप इसे। तो उसमें ये वाला जो मेथिल ग्रुप है वो प्लेस नहीं पा रहा, मतलब वो नंबर्स उसके नहीं, इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ से काउंट करते 1 2 3 4 तो ये वाला जो मेथिल ग्रुप है वो छूट जाएगा। ठीक, इधर से और इधर से काउंट करने की अब कौन सी ज़्यादा सही तरीका है, तो ये साइड चेन जिधर से नज़दीक पड़ेगा गिनती उधर से करेंगे। तो अगर आप मान लीजिए इधर से काउंट करते, मान लीजिए इधर से काउंट करते 1 2 3 4 तो ये साइड चेन 3rd प्लेस पे आता, और इधर से काउंट करें तो साइड चेन 2nd प्लेस पे आ रहा है। तो जो नियरर वैल्यू होती है, जो लोएस्ट प्लेस नंबर होता है, काउंटिंग का सही तरीका वही होता है। मतलब ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है। ठीक, तो ये 2nd प्लेस इसको देंगे। तो नाम, अब जो पैटर्न है लिखने का, रूट नेम के बाईं ओर, लेफ्ट साइड रूट नेम का जो बाईं ओर होता है उधर हम साइड चेन या जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं उनको लिखते हैं, और जो बेसिक फंक्शनल ग्रुप के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो रूट नेम के दाहिनी ओर लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 2 मेथिल। मेथिल क्यों? क्योंकि एक कार्बन का एल्किल है 2 मेथिल, और रूट नेम कितने कार्बन का है 4, तो इसके लिए हम लिखेंगे ब्यूटेन। तो दिस इज द IPSC नेम फॉर दिस गिवन कंपाउंड 2 मेथिल ब्यूटेन। क्लियर? तो इस तरह से आप IPSC नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक और बता देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है 5 कार्बन का, ये भी हम ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन चूज़ करिए तो आपको 3 कार्बन मिलेगा, किसी भी तरीके से गिनिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी गिनिए 3 ही आएगा। जब 3 चेन आएगी, जंप नहीं करना होता है, ध्यान रखिएगा, चेन काउंटिंग में कभी भी जंप नहीं करना है कि सारे कार्बन को गिनना है। विदाउट ब्रेकिंग द चेन चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ गिवन कार्बन एटम। जो भी कंपाउंड है उसमें लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की चूज करनी है आपको। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये मेथिल छूट जाएगा, कोई ना कोई चेन अगर आप काउंट करोगे तो 2 मेथिल ग्रुप हमेशा छूटेंगे। इस केस में 2 मेथिल ग्रुप छूटेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 हो गया।
अब इधर से काउंट करो तब भी ये सेकंड प्लेस पे आएगा, इधर से काउंट करो तब भी सेकंड प्लेस पे आएगा। तो पोजीशंस के लिए यहाँ साइड का प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ साइड का प्रॉब्लम था कि इधर से गिने या इधर से गिने, तो उधर से गिनेंगे इधर से साइड चेन नज़दीक आती है, यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें 2 बार मेथिल ग्रुप लगा हुआ है ना, और सेकंड प्लेस पे लगा है, तो 2 बार लगा है तो 2,2 लिखेंगे। मेथिल ग्रुप 2 बार है तो यहाँ लिखेंगे डाई, और ये मेथिल है तो लिखेंगे डाई मेथिल। रूट कितने कार्बन का है? 3 का, तो हो जाएगा प्रोपेन, मतलब नाम क्या हो गया? 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। इसका जो कॉमन नेम हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नियोपेंटेन। ये जो ट्राइवियल मेथड है, निरर्थक पद्धति जिसे कहते हैं, उसके बेस पर जो नाम रखा जाता है उसमें नॉर्मल, आइसो, नियो ये सब प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके लिए नियोपेंटेन नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नामकरण। अब दूसरा हिस्सा इसका देखो, अगला आइसोमेरिज्म। इस वीडियो में हम सिर्फ एल्केन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वही हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, आइसोमेरिज्म, समावयवता में क्या देखते हैं? ये है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की बेसिक डेफिनेशन आपको पता है कि 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक अणु जिनकी अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र क्या हों? भिन्न होते हैं। 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक अणु जिनके अणुसूत्र समान, मतलब उनके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम होंगे, लेकिन जो उनका अरेंजमेंट होगा, जो स्पेशल जो अरेंजमेंट होगा, जो उनकी व्यवस्था होगी, वो एक दूसरे से भिन्न होगी, तो वो सब कहलाते हैं समावयवी, आइसोमर, और ये घटना कहलाती है समावयवता। तो ये आइसोमर्स हैं। अब एल्केन्स में अगर आप देखेंगे तो एल्केन में जो आइसोमेरिज्म है, एल्केन के केस के लिए, इसमें एक तो स्थान समावयवता हो सकती है, स्थान समावयवता। ठीक है, स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है एल्केन में। फॉर्मूला है वही CnH2n+2 के लिए, उसी के फॉर्मूले के लिए अगर हम इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए अगर हम देखें तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकती है, चेन आइसोमेरिज्म भी हो सकती है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म देख लो पहले। जैसे मान लो ये लिखा है CH3, थोड़ा कार्बन बड़े होंगे तभी ये बात दिखाई जा सकती है। अब जैसे ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, ये है। अब इन दोनों का अगर आप अणुसूत्र काउंट करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो सेम मिलेगा। देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन कितने हो गए? 6 कार्बन हो गए। और इस फार्मूले पर अप्लाई करो तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? 14। तो उसके लिए जो चेन आइसोमर, जो पोजीशन आइसोमेरिज्म वो हम देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये हम काउंट कर रहे हैं, हम नेम नहीं बता रहे हैं आपको, ये काउंट कर रहे हैं। तो 3 3 6 3 9 10 और ये 14, सेम 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 3 9 10 और ये 4 14। क्लियर? अब इसका नाम अगर लिखोगे तो इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, तो रूट नेम आएगा 5 का, तो नाम हो गया 3 मेथिल पेंटेन। ये पोजीशन आइसोमर है। ठीक, इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल पेंटेन। तो इन दोनों आइसोमर्स में अगर आप देखें तो इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, लेकिन इनका जो पोजीशन है, मतलब स्ट्रक्चर जो है वो चेंज है। तो स्ट्रक्चर चेंज किस बिहाफ पर है? पोजीशन पर। किसके पोजीशन पर? साइड चेन की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। देखो यहाँ मेथिल कहाँ लगा हुआ है? तीसरे नंबर पे। यहाँ मेथिल कहाँ लगा है? दूसरे नंबर पे। तो इनका रूट नेम सेम है, जो साइड चेन है उसका नाम से सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस इस साइड चेन की पोजीशन पे है। ये सेकंड पोजीशन पे और ये थर्ड पोजीशन पे। क्लियर? अब इसमें जो तीसरा पार्ट है वो है, इसी का जो अगला हिस्सा है वो है आपका श्रृंखला समावयवता, वो भी देख लो। ठीक है, तो श्रृंखला समावयवता, इसमें क्या है? चेन, जो चेन है वो अलग अलग होगी। अब मान लो अगर हम n बराबर यहाँ 4 ले लें, n बराबर अगर हम 4 ले लें, तो एक तो ये केस मिल सकता है CH3 CH2 CH2 CH3। देखिए n बराबर 1 2 3 में कोई किसी भी टाइप का आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप ये बात मेंशन करके रखिएगा। हम यहाँ लिख देते हैं कि जो मीथेन है ना, मीथेन, एथेन और प्रोपेन C3H8 में कोई समावयवता
नहीं पाई जाती है, कोई समावयवता नहीं पाई जाती है। ठीक है बेटा, ये हो गया। तो अब इसमें देखो जरा, श्रृंखला समावयवता चेन आइसोमरिज्म में देखो तो n बराबर हमने रखा 4, तो एक तो ये केस बन जाएगा। दूसरा केस क्या बन सकता है? दूसरा केस ये बन सकता है, देखो तो हो गया CH3 CH2 CH2 CH3 और ये हो गया। तो इसमें क्या हुआ, चेन छोटी बड़ी हो गई, टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम है, मतलब C4H8 H10 C4H10 है ना, CnH2n+2 के बेस पर C4H10। तो 1 2 3 4 कार्बन 3 3 6 4 10, 1 2 3 4 कार्बन 3 3 6 3 9 1 10 है। लेकिन इसका नाम क्या है, 4 कार्बन है, सीधे नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन या सिंपल ब्यूटेन लिख सकते हो। इस केस में क्या है, 1 2 3, तो ये साइड चेन में छूटेगा, किस पोजीशन में छूटेगा, सेकंड नंबर पे। तो नाम क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है उसको हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आइसोमरिज्म का सारा डिस्कशन IPSA नेम पे होता है, कभी भी ट्राइवियल नेम के बेस पर हम आइसोमरिज्म की बात नहीं करते। IPSA नेम के बेस पर ही हम आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं किसी भी कंपाउंड पर। क्लियर है? तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन और ये हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। अब इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन वही है, लेकिन जो चेन है वो चेंज हो गई, जो श्रृंखला है वो चेंज हो गई। इसमें 4 कार्बन की रूट चेंज आ रही है और इसमें 3 कार्बन की रूट चेंज आ रही है। तो यहाँ 4 कार्बन का रूट और यहाँ 3 कार्बन का, यहाँ कह सकते हैं 4 कार्बन चेन है और यहाँ है 3 कार्बन चेन। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, चेन आइसोमर, बोथ आर चेन आइसोमर टू ईच अदर एंड दे आर पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर। ये सब स्थान समावयवी हैं और ये क्या है, श्रृंखला समावयवी। क्या है ये, श्रृंखला समावयवी और ये स्थान समावयवी। एक स्पेशल केस हम और बता देते हैं इसमें आपको, अगर कार्बन नंबर थोड़े से बढ़ जाए तो वहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी हो सकता है, प्रकाशिक समावयवता की कंडीशन भी पाई जा सकती है, प्रकाशिक समावयवता। लेकिन उसके साथ शर्त है, प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता के लिए आपको पता है कि यहाँ किरेलता होनी चाहिए, अणु में क्या होनी चाहिए, किरेलता। और किरेलता मतलब अणु जो है वो किरेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किरेल होना चाहिए। और अगर किरेल है तो मतलब ये तब होगा जब उसमें किरेल कार्बन परमाणु होगा, किरेल कार्बन परमाणु। अब किरेल कार्बन परमाणु की शर्त क्या है, तो पहली शर्त ये है कि वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, है ना। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये जो चारों सिंगली बॉन्डेड आइटम है ये सब डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से। तो चारों आबंध जो 4 बॉन्ड्स हैं, दे आर अटैच, दे मस्ट अटैच विद द डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम। तो चारों जो आबंध हैं वो अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़े होने चाहिए, परमाणु या समूह से जुड़े होने चाहिए, ये होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो अगर ये तीनों शर्तें वो कार्बन फॉलो करता है तो कार्बन होगा किरेल, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा और पूरा मॉलिक्यूल जो हो जाएगा वो किरेल अणु या किरेल मॉलिक्यूल हो जाएगा, या एसिमेट्रिक कह सकते हैं। और अगर ऐसा है तो इस प्रॉपर्टी को या इस इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, किरेलता। और अगर किरेलता है तो उसमें प्रकाशिक समावयवता मिलेगी। इस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो लीस्ट नंबर ऑफ जो कार्बन हो सकता है एल्केन के केस में वो ये हो सकता है, जैसे मान लो ये है, इससे छोटा एल्केन पॉसिबल नहीं है उसमें। आप देखिए, अब देखिए किरेलता अगर हमें बनानी हो तो ये किरेल कार्बन जिसको हम स्टार से दर्शा रहे हैं, तो ये है C2H5 एंड दिस इज C3H7, ये है C2H5 C3H7 या CH3H। अब देखो कार्बन के साथ इस कार्बन को अगर हम किरेल बनाना चाहेंगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन हो गया, नंबर 1 कार्बन हो गया, उसके बाद दो कार्बन हो गया और उसके बाद 3 कार्बन, है ना, सीरियल वाइज हाइड्रोजन हो गया। इससे छोटा कुछ और लगा सकते हो क्या, इससे छोटा तो कुछ और लगेगा नहीं। यहाँ 1 कार्बन हो गया, उसके बाद 2 कार्बन और फिर 3 कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3 4 5 6 और 1 7। मतलब बेसिक फॉर्मूला इसका ये है C7 अब 2n+2 मतलब 16। इस फॉर्मूले में इससे कम अगर होगा तो प्रकाशिक समावयवता नहीं पाई जाएगी। एल्केन के केस में, एल्केन के केस में 7 कार्बन का लीस्ट कार्बन है जिसमें पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो सकता है और वो ये कंपाउंड है। ठीक है, जिसमें आपको 4 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन दिख रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड और चारों के चारों क्या हैं, अलग अलग हैं। मतलब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। अब इसमें इसका IPSA नेम अगर लिखा जाए तो काउंटिंग कहाँ से करोगे, तो लंबी चेन हम जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ से गिनो 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा, हमें लंबी चेन चाहिए तो 1 2 3 4 5 6, 3 कार्बन है यहाँ पर 6, तो यहाँ 1 2 3 मतलब ये एल्किल ग्रुप जो है वो साइड चेन के रूप में ट्रीटमेंट होगा इसका, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अच्छा इधर से गिनो 1 2 3 4, तो ये तीसरे नंबर पे इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है चौथे नंबर पे, तो लीस्ट नंबर होगा तीसरा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम हो जाएगा 3-मेथिल हेक्सेन। ठीक है, तो 3-मेथिल हेक्सेन इज द लीस्ट नंबर ऑफ एल्केन हाइड्रोकार्बन विच पजेस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, इसके अलावा इससे बड़े हो सकते हैं, बड़े हाइड्रोकार्बन आप ढेर सारे बना सकते हैं, लेकिन इससे छोटे कार्बन के एल्केन में आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं मिलेगा, इस एल्केन के केस में नहीं मिलेगा। यही है सबसे लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन C7H16। क्लियर। एक पार्ट और देखो इसका आइसोमरिज्म के बाद का एल्केन्स में, और वो ये है एल्केन का स्ट्रक्चर, एल्केन की संरचना। हम थोड़ी सी बात इसमें कर देते हैं, स्ट्रक्चर। अभी हमने कहा कि एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन की चारों वैलेंसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी। तो अगर आप सबसे छोटा जो एल्केन है आपके पास मीथेन, अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो ये कार्बन मीथेन है CH4, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। क्या है ये? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, हिंदी में कहेंगे इसको समचतुष्फलकीय संरचना। ठीक, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और जो बॉन्ड एंगल आएगा वहाँ पर ये आएगा 109 डिग्री 28 मिनट का आएगा। ठीक है, एक और देख लो C2H6, अब ये एथेन हो गया, ये मीथेन था ये एथेन हो गया। अब इसमें कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो इस तरह से आएगा। अगर हम फिशर व्यू ले लें तो थोड़ा टिल्ट हमें करना पड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी सिंगल बॉन्ड से। हाँ, हाइड्रोजन यहाँ एक तरफ 3 इधर भी 3, तो CH3। अब इसका भी एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स है। ठीक है, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं और खासकर एल्केन हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें कार्बन के रेस्पेक्ट में जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का आता है। ठीक, समचतुष्फलकीय संरचना होगी। क्लियर। अब एक चीज़ और, सोर्सेज के बारे में अगर हम कहें, जो प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत किसका? एल्केन्स का या हाइड्रोकार्बन्स का, और खासकर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो स्रोत अगर हम देखें तो देखो इसे प्राकृतिक स्रोत कह सकते हैं। जो नेचुरल रिसोर्स है वो कहाँ है? तो सबसे महत्वपूर्ण है इसका प्राकृतिक गैस, है ना, एल्केन्स का नेचुरल गैसेस जिसे आप कहते हैं नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इट इज़ अ अबंडेंट सोर्स ऑफ पैराफिन्स या संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एल्केन्स है उनके लिए, क्योंकि उसमें जो है मीथेन होता है प्राकृतिक गैस में, जहाँ पर ऑयल वेल होती है, तेल के कुएं निकाले जाते हैं वहाँ से, या जहाँ खनन होता है, माइंस जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी ये एल्केन्स। तो मीथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, है ना, ब्यूटेन हो गया। इसके अलावा भी हैं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S गैस। दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैसेस। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 82 से 87% अप्रॉक्सीमेटली मीथेन होता है, और अगर हम राउंड फिगर में बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 85% हम मीथेन का कंपोजिशन दे सकते हैं। तो मीथेन जो है ये पॉलिटेक्निक में कई बार पूछा गया है कि मीथेन का जो कंपोजिशन है वो प्राकृतिक गैस में कितना होता है, या प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मुख्य घटक है मीथेन। ठीक, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का जो मुख्य घटक है वो कौन है? मीथेन, ये है। इसके अलावा इसमें ब्यूटेन के अलावा पेंटेन हेक्सेन भी होते हैं, लेकिन वो पेंटेन हेक्सेन जिनकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट लोअर होती है, गैस है ना, ये गैसियस फेज है ना, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो इनके लोअर होते हैं वही इसके कंटेंट में आएंगे। तो इसमें पेंटेन और हेक्सेन भी होते हैं, लेकिन ऐसे पेंटेन हेक्सेन जिनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। हाँ, फ़र्क पड़ता है, अभी हम आगे देखेंगे जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो वहाँ जब नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होता है तो अगर उसमें चेन छोटी हो रही है या चेन बड़ी हो रही है तो उससे मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे। ये प्राकृतिक गैस के अलावा अगर आप देखें तो जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, पेट्रोलियम पदार्थ
तो पेट्रोलियम पदार्थ भी जो है एल्केन्स का एक बढ़िया नेचुरल रिसोर्स माना जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं वो ज़्यादा परफेक्ट या कह सकते हैं अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एल्केन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत इतना ही। अब अगला जो टॉपिक होगा वो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।